हेलो एवरीवन। आज की कहानी है दादा दादी का दुख। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिलाषा, मम्मी गुजर गई, मैं निकल रही हूँ अभी। सुबकते हुए बुआ जी ने बताया। मैं उनसे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। बोल ही कहाँ पाती, सूचना ही इतनी अचानक थी। सुनकर जैसे यकीन ही नहीं आया, और जब तक यकीन हुआ फोन कट चुका था। इतना भी नहीं पूछ पाई कि यह सब कैसे हुआ और कब हुआ। वे माने या ना माने, पर यह सच है कि जितना हम बुआ के प्यार को तरसे हैं, उतनी ही हमारी कमी बुआ जी ने भी महसूस की होगी। हमारे संबंधों में लक्ष्मण रेखाएं मम्मी पापा ने खींच दी। इसमें हम दोनों बहनें कहाँ दोषी हैं। कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों की सजा उनके बच्चों को भोगनी पड़ती है, सो भोग रहे हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, कितना कितना सामान बुआ जी हम दोनों बहनों के लिए लेकर आती थी। बुआ जी के कोई बेटी नहीं थी और हमारा कोई भाई नहीं था। पापा के लिए भी जो कुछ भी थी, बस बुआ जी ही थी। अतः अकेली बुआ जी हर रक्षाबंधन पर दौड़ी चली आती। शिवम और अनुराग भैया के हमसे राखी बंधवाती, और राखी बंधाई में भैया हमें सुंदर ड्रेसें देते। साथ में होती मैचिंग क्लिप, रुमाल, चूड़ियाँ, टॉफी और चॉकलेट। हम बुआ जी के आगे पीछे घूमते रहते। बुआ जी अपने साथ बाजार ले जाती, आइसक्रीम खिलाती, कोक पिलाती। ढेरों सामान से लदे जब हम घर में घुसते तो दादी माँ बुआ जी को डांटती। इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी, इन दोनों के पास इतना सामान है, खिलौने हैं, पर इनका मन भरता ही नहीं। बुआ जी हंसकर कहती, मम्मी अब घर में शैतानी करने को ये ही दो बच्चियां हैं, घर कैसा गुलजार रहता है। ये हमारा बुआ भतीजी का मामला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। थोड़े बड़े हुए तो मुट्ठी में बंद सितारे बिखर गए। बुआ जी को बुलाना तो दूर, पापा जी ने उनका नाम तक लेने पर पाबंदी लगा दी। बुआ जी आती, भैया आते तो हम चोरी चोरी उनसे मिलते। वह प्यार करती तो उनकी आंखें नम हो जाती। पापा मम्मी ने कभी बुआ जी को अपने घर नहीं बुलाया, भैया से भी नहीं बोले, जबकि बुआ जी हम पर अब भी जान छिड़कती थी। राखियां खुल गई, रिश्ते बेमानी हो गए। कैसे इंतजार करूं कि कभी बुआ जी बुलाएगी और कहेगी, आशा और अभिलाषा तुम अपनी बुआ जी को कैसे भूल गई, कभी अपनी बुआ के घर आओ ना। कैसे कहती बुआ जी। उनके आगे रिश्तों का एक जंगल उगाया था और उसके पार बुआ जी आ नहीं सकती थी। जाने ऐसे कितने जंगल रिश्तों के बीच उगाए जो वक्त बेवक्त खरोच कर लहू लुहान करते रहे। बुआ जी के एक फोन से कितना कुछ सोच गई मैं अतीत से बाहर आकर अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख हुई। आशा को मैंने फौरन फोन मिलाया तो वह बोली, दीदी फिलहाल मैं नहीं निकल पाऊंगी, बेंगलोर से यहाँ पहुँचने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे। फ्लाइट का भी कोई भरोसा नहीं, टिकट मिले ना मिले। फिर अनिरुद्ध भी यहाँ नहीं है, मैं तेरवीत पर पहुँच जाऊंगी। प्लीज़ आप निकल जाइए। फिर थोड़ा रुक कर पूछने लगी, दीदी आपको खबर किसने दी, कैसे हुआ ये सब। पूछते पूछते रो दी आशा मुझे कुछ भी नहीं पता, बस बुआ जी का फ़ोन आया था। कितना प्यार करती थी हमें दादी। आशा, क्या मेरा जाना मम्मी पापा को अच्छा लगेगा? क्या मम्मी पापा भी उन्हें अंतिम प्रणाम करेंगे? नहीं दीदी, यह समय रिश्तों को तोलने का नहीं है। मम्मी पापा अपने रिश्ते आप जाने, हमें तो अपनी दादी के करीब उनके अंतिम क्षणों में जाना चाहिए। दादी को अंतिम प्रणाम के लिए मेरी ओर से कुछ फूल जरूर चढ़ा देना। मैंने शौर्य के ऑफिस फोन मिलाया और उन्हें भी इस दुख समाचार से अवगत कराया। तुम तैयार रहना अभिलाषा, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। फोन रख मैंने अलमारी खोली और तैयार होने के लिए साड़ी निकालने लगी। तभी दादी की दी हुई कांजीवरम की साड़ी पर नजर पड़ी। मैंने साड़ी छुई तो लगा दादी को छू रही हूँ। उनका प्यार मुझे सहला गया। दादी की दी हुई एक एक चीज पर मैं हाथ फिराकर देखने लगी। इतना प्यार इन चीजों पर इससे पहले मुझे कभी नहीं आया था। आंखें बहे जा रही थी। दादी की दी हुई सोने की चेन, अंगूठी, टॉप्स को देने का उनका ढंग याद आ गया। लौटते समय दादी चुपचाप मुट्ठी में थमा देती। उनके देने का यही ढंग रहा। अपना मुट्ठी भर प्यार मुट्ठी में ही दिया। शौर्य को जब चाहे कुछ न कुछ मुट्ठी में थमा ही देती। एक दो बार शौर्य ने मना करना चाहा तो बोली, शौर्य बेटा
इतना सा भी अधिकार तुम मुझे देना नहीं चाहते। तुम्हें कुछ देकर मुझे सुकून मिलता है। और इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई थी। तभी से शौर्य दादी से मिले रुपयों पर एक छोटा सा फूल बनाकर संभाल कर रख देते थे और मुझे भी सख्त हिदायत दी थी कि दादी से मिले रुपए खर्च न करूं। मुझे नहीं पता कि मम्मी पापा का झगड़ा दादा दादी से किस बात पर हुआ, बस धुंधली सी याद है। उस समय मैं 6 साल की थी। पापा दादी माँ से खूब लड़े झगड़े थे और उसी के बाद अपना सामान ऊपर की मंजिल में ले जाकर रहने लगे थे। इसके बाद ही मम्मी पापा ने दादा दादी के पास जाने पर रोक लगा दी। यदि हमें कुछ उनसे लेते देख लेते तो छीनकर कूड़े की टोकरी में फेंक देते और दादी को खूब खरी खोटी सुनाते। दादी ने कभी उनकी बात का जवाब नहीं दिया। जब पापा कहीं चले जाते और मम्मी आराम करने लगती तो हम यानी मैं और आशा चुपके से नीचे उतर जाती। दादी हमें कलेजे से लगा लेती और खाने के लिए हमारी पसंद की चीज़ें देती। बाजार जाती तो हमारे लिए पेस्ट्री अवश्य लाती, जिसे पापा मम्मी की नज़रें बचाकर स्कूल जाते समय हमें थमा देती। मम्मी पापा से शिकायत करती। पापा चांटे लगाते और कान पकड़कर प्रॉमिस लेते कि अब नीचे नहीं जाएंगे और हम डर कर प्रॉमिस कर लेती। लेकिन उनके घर से निकलते ही मैं और आशा आंखों आंखों में इशारा करती और खेलने का बहाना कर दादी के पास पहुंच जाती। दादी हमें खूब प्यार करती और समझाती। अच्छे बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं। आशा गुस्से से कहती, वह आपके पास नहीं आने देते। हम तो यहाँ ज़रूर आएंगे। क्या आप हमारे दादा दादी नहीं हो? क्या आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं जो हम माने? दादी के पास हमारे इस सवाल का कोई उत्तर नहीं होता था। दादी के एक तरफ मैं लेटती, दूसरी तरफ आशा और बीच में वह लेटती। वह रोज हमें नई कहानियाँ सुनाती, स्कूल की बातें सुनाती और जब पापा छोटे थे तब की ढेर सारी बातें बताती। हमें बड़ा आनंद आता था। दादाजी की जेब की तलाशी में कभी च्युइंगम, कभी जेली तो कभी टॉफी मिल जाती, क्योंकि दादाजी जानते थे कि बच्चों को जेबों की तलाशी लेनी है और उन्हें निराश नहीं होने देना है। उनके मतलब का कुछ तो मिलना चाहिए। दादी झगड़ती हुई दादाजी से कहती, तुमने टॉफी चॉकलेट खिला खिलाकर इनकी आदतें खराब कर दी है। ये आशा तो सारा दिन चीज मांगती रहती है। देखते नहीं बच्चों के सारे दांत खराब हो रहे हैं। दादाजी चुपचाप सुनते और मुस्कुराते रहते। आशा दादी की नकल करती हुई घुटनों पर हाथ रखकर उनकी तरह कराती। कभी पलंग पर चढ़कर बिस्तर गंदा करती। आशा, तू कहना नहीं मानेगी तो तेरी मैडम से शिकायत करूंगी। दादी झिड़कती हुई कहती, मैडम मुझसे कुछ कहेगी ही नहीं क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है। आशा कहती जाती और दादी को भी चिढ़ाती। दादी उसे पकड़ लेती और गाल चूम कर कहती, प्यार तो तुझे मैं भी बहुत करती हूँ। सर्दियों के दिनों में दादी हमारी जेबों में बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, रेवड़ी, मूंगफली कुछ भी भर देती। स्कूल बस में हम दोनों बहनें खुद भी खाती और अपने दोस्तों को भी खिलाती। आशा और मुझे साड़ी बांधने का बड़ा शौक था। हम दादी की अलमारी में से साड़ी निकालती और खूब अच्छी तरह से पिन अप करके साड़ी बांधती। हम शीशे में अपने आप को देखकर खूब खुश होते। दादी, हमारे कान कब छिदेंगे? कब हम टॉप्स पहनेंगे? तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओ, मेरे कंधे तक आ जाओ तो तुम्हारे कान छिदवा दूंगी और तुम्हारे लिए सोने की बाली भी खरीद दूंगी। दादी की बातों से हम आश्वस्त हो जाती और रोज अपनी लंबाई दादी के पास खड़ी होकर नापती। एक बार दादाजी और दादी मथुरा घूमने गए। वहाँ से हमारे लिए जरी गोटे वाले लहंगे लेकर आए। हम लहंगे पहनकर टेप चलाकर खूब देर तक नाचती और वह दोनों तालियां बजाते। दादी, ऊपर छत पर चलो, खेलेंगे। मेरे घुटने दुखते हैं, कैसे चढ़ पाऊंगी मैं? दादी, आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा, हम आपको ऊपर ले जाएंगी। वह कैसे बिटिया? उन्हें आश्चर्य होता। एक तरफ से दीदी हाथ पकड़ेगी, एक तरफ से मैं। बस आप ऊपर पहुंच जाओगी। आशा के ऐसे लाड भरे उत्तर पर दादी उसे गोद में बिठाकर चूम लेती। दादी का कोई भी बॉल पेन आशा न छोड़ती। वह कहीं भी छिपा कर रखती। आशा निकाल कर ले जाती। दादी डांटती, तब तो वो दे देती, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बचती बॉल पेन फिर गायब हो जाता। वह अपने बॉल पेन के साथ हमारे लिए भी खरीद कर लाती, पर दादी के हाथ में जो कलम होती हमें वही अच्छी लगती थी। हम उन दोनों के साथ कैरम व लूडो खेलती, खूब चीटिंग करती।
दादी देख लेती और कहती कि चीटिंग करोगी तो मैं नहीं खेलूंगी। हम कान पकड़कर सॉरी बोलती। दादाजी इतनी अच्छी तरह स्ट्रोक मारते कि एक साथ 4-4 गोटियां निकालते। हाय दादाजी, इस बार भी आप ही जीतेंगे, माथे पर हाथ मारकर मैं कहती। तभी आशा दादी की गोटी उठाकर खाने में डाल देती। चीटिंग चीटिंग दादी कहती। ओ दादी, अब खेलने भी दो ना, बच्चे तो ऐसे ही खेलेंगे ना। सभी आशा की प्यारी सी बात पर हंस पड़ते। दादी, आपके घुटने दबाऊं? देखो कैसे अभी दर्द भागता है। आशा अपने छोटे छोटे हाथों से उनके घुटने सहलाती। वह गद हो उठती। अरे बिटिया, तूने तो सचमुच मेरा दर्द भगा दिया। आशा की आंखें चमक उठती। मैं कहती थी ना, आपको ठीक कर दूंगी। अब आप काम मत करना, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। और आशा झाड़न उठाकर कुर्सी मेज साफ करने लगती। दादी, आपके लिए चाय बनाऊं? पूछते पूछते आशा रसोई में पहुंच जाती। लाइटर उठाकर गैस जलाने की कोशिश करती। दादी वहीं से आवाज़ लगाती। चाय रहने दे आशा, एक गिलास पानी दे जा और दवा का डब्बा भी। आशा पानी लाती और अपने हाथ से दादी के मुंह में दवा डालती। एक बार मैं किसी शादी में गई थी, वहाँ बच्चों का झूला लगा था। मैं भी बच्चों के साथ झूलने लगी। पता नहीं कैसे झूले में मेरा पैर फंस गया। मुश्किल से सबने खींचकर मेरा पैर निकाला। बहुत दर्द हुआ, पाँव सूज गया, चला भी नहीं जा रहा था। मैं रोते रोते पापा मम्मी के साथ घर आई। पापा ने मुझे दादी के पास जाने नहीं दिया। जब पापा मम्मी गए तब मैं चुपके से दीवार पकड़कर सीढ़ियों पर बैठ बैठ कर नीचे उतरी। दादी के पास जाकर रोने लगी। उन्होंने मेरा पैर देखा, मुझे बिस्तर पर लिटाया, पैर पर मूंग की मालिश की, हीटर जलाकर सिकाई की और गोली खाने को दी। थोड़ी देर बाद दादी की प्यार भरी तपकियों से मुझे गोद में सुला दिया। कितनी भी कड़वी दवा हम दादी के हाथों से हंसते हंसते खा लेती थी। मेरा या आशा का जन्मदिन आता तो दादी पूछती, क्या चाहिए तुम दोनों को? हम अपनी ढेरों फरमाइशें उनके सामने रखते। वह हमारी फरमाइशों में से एक चीज़ हमें ला देती और हम पूरा दिन दादी का दिया गिफ्ट अपने से अलग न करती। बचपन इसी प्रकार गुजरता रहा। नानी के यहाँ जाने पर हमारा मन नहीं लगता था। हम चाहती थी कि हम दादी के पास रह जाएं, पर मम्मी हमें खींच कर ले जाती थी। हम वहाँ जाकर दादाजी को फ़ोन मिलाते। दादाजी, हमारा मन नहीं लग रहा, आप आकर ले जाइए। सारे बच्चे नानी के यहाँ खुशी खुशी जाते हैं। नानी खूब प्यार करती है, पर तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? दादाजी समझाते हुए पूछते हैं। दादाजी, हमें आपके और दादी की याद आ रही है। हमें न तो कोई अपने साथ बाजार लेकर जाता है, न चीज़ दिलाता है। नानी कहानी भी नहीं सुनाती, बस सारा दिन रवि व पार्थ के साथ लगी रहती है। हम क्या करें दादाजी? दादाजी रास्ता सुझाते। बेटा, अभिलाषा और आशा सुनो, तुम अपने पापा को फ़ोन लगाओ और उनसे कहो कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप आकर लेकर जाओ। दादाजी की यह तरकीब काम कर जाती। हम रो रो कर पापा से ले जाने के लिए कहते और अगले दिन पापा हमें ले जाते। हम दोनों लौटकर दादी और दादाजी से ऐसे लिपट जाते जैसे कब के बिछड़े हों। पापा ने हमें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। हम लौटते तो दादाजी और दादी को इंतज़ार करते पाते। उनकी अलमारी हमारे लिए सौगातों से भरी रहती। हाई स्कूल पास करने के बाद दादाजी ने मुझे घड़ी दी थी। हम बड़े हुए तो पता चला कि दादाजी केवल पेंशन पर गुजारा करते हैं। हमारा मन नहीं कहता कि हमें उनसे उपहार लेने चाहिए, लेकिन जब दादी हमारी मुट्ठियों में रुपए ठूस देती तो हम इनकार न कर पाते। हॉस्टल जाते समय लड्डू मटरी के डब्बे साथ रखना दादी कभी नहीं भूलती। दोनों बहनों का कर्णछेदन एक साथ हुआ तो दादी ने छोटे छोटे कर्णफूल अपने हाथ से हमारे कानों में पहनाए। और जब मेरी शादी पक्की हुई तो दादी शौर्य को देखने के लिए कितना तड़पी। जब नहीं रहा गया तो मुझे बुलाकर बोली थी, अभिलाषा बेटा, अपना दूल्हा मुझे नहीं दिखाएगी? अभी दिखाती हूँ दादी, कहकर एक छलांग में ऊपर पहुंचकर शौर्य का फोटो अलमारी से निकाल दादी की हथेली पर रख दिया था। दादी कभी मुझे तो कभी फोटो को देखती, जैसे दोनों का मिलान कर रही हो। फिर बोली, शौर्य बहुत सुंदर है, बिल्कुल तेरे अनुरूप, दोनों में खूब निभेगी। मैंने शौर्य को मोबाइल मिलाया और बोली, शौर्य, दादी तुमसे मिलना चाहती है, शाम तक पहुँचो। शाम को शौर्य दादी के पैर छू रहा था। मेरी शादी मैरिज होम से हुई थी। शादी में पापा ने दादा दादी को नहीं बुलाया तो वे गए नहीं थे।
विवाह के बाद मैं अड़ गई कि मेरी विदाई घर से होगी। विवश होकर मेरी बात उन्हें रखनी पड़ी। मुझे तो अपने दादाजी और दादी का आशीर्वाद लेना था। दुल्हन वेश में उन्हें अपनी अभिलाषा को देखना था। उनसे किया वादा कैसे टालती। मेरी विदाई के समय दादाजी और दादी उसी प्रकार बाहरी दरवाजे पर खड़े थे जैसे स्कूल जाते समय खड़े रहते थे। मैं दौड़कर दादी से लिपट गई। दादाजी के पांव छूने झुकी तो उन्होंने बीच में ही रोककर गले से लगा लिया। दादी ने सोने का हार मेरी मुट्ठी में थमा दिया और सोने की एक गिन्नी शौर्य की मुट्ठी में। जब भी मायके जाती दादी से सौगात में मिले कभी रिंग, कभी टॉप्स, कभी साड़ी मुट्ठी में दबाए लौटती। दादी ने मुझे ही नहीं आशा को भी खूब दिया। उन्होंने हम दोनों बहनों को कभी खाली हाथ नहीं आने दिया। कैसे आने देती। उनका मन में प्यार लबालब भरा था। वह खाली होना जानती ही न थी। उनके पास जो कुछ अपना था सब हम पर लुटा रही थी। मम्मी पापा देखते रह जाते। हम उनकी बातों को कभी अहमियत नहीं देते बल्कि मूक विरोध ही करते रहे। अरे अभिलाषा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। अलमारी पकड़े क्या सोच रही हो। शौर्य बोले तो जैसे मैं सपनों से जागी। शौर्य, मेरी दादी चली गई, मुट्ठी भरा प्यार चला गया। अब कौन मेरी और तुम्हारी मुट्ठियों में सौगात ठूसेगा। कौन आशीर्वाद देगा। मैं दादी को निर्जीव कैसे देख पाऊंगी। शौर्य के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मैं जब शौर्य के साथ वहां पहुंची तो लगभग सभी रिश्तेदार आ पहुंचे थे। दादी के पास बुआ जी बैठी थी और अन्य महिलाएं भी थी। मैं बुआ को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते ही पूछा, बुआ जी मम्मी पापा। बुआ जी ने ना में गर्दन हिला दी। मैं दनदनाती हुई ऊपर जा पहुंची। मेरा रोदन शोभ और क्रोध बनकर फूट पड़ा। आप दोनों को मम्मी पापा कहते हुए आज मुझे शर्म आ रही है। पापा, आपने अपनी माँ के दूध की इज्जत भी नहीं रखी। एक माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, आज उसी का ऋण आप चुका देते। और मम्मी, जिस माँ ने अपना कोख जाया, आपके आंचल से बांध दिया, अपना भविष्य, अपनी उम्मीदें आपको सौंप दी, उन्हीं के पुत्र के कारण आज आप माँ का दर्जा पा सकी। एक औरत होकर औरत का दिल नहीं समझ सकी। आप आज भी उन्हीं के घर में रह रही हैं। कितने कीर्त घन हैं आप दोनों। पापा, क्या आप अपनी देह से उस खून और मज्जा को नोचकर फेंक सकते हो जो आपको उन्होंने दिया है। उनका दिया नाम आपने आज तक क्यों नहीं मिटाया। आपकी अपनी क्या पहचान है। ये शरीर भी उन्हीं के कारण धारण किए हुए हो। यदि आप अपना फर्ज नहीं निभाओगे तो क्या दादी यूं ही पड़ी रहेगी। आप सोचते होंगे कि इस घड़ी में दादाजी आपकी खुशामद करेंगे। नहीं, अनुराग भैया किस दिन काम आएंगे। यदि आज आप दोनों ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो इस भरे समाज में मैं आपका त्याग कर दूंगी और दादाजी को अपने साथ ले जाऊंगी। चौंक पड़े दोनों, सोचने लगे ऐसी तो नहीं थी, आज क्या हुआ इसे। सुनो अभिलाषा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आती। मेरी दादी गई है, उन्हें अंतिम प्रणाम करने का मेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। आप लोग भी नहीं। होश में आओ अभिलाषा, अभी तक होश में नहीं थी। पापा, आज पहली बार होश आया है और अब सोना नहीं चाहती। आज उस मुट्ठी भर प्यार की कसम, आप दोनों नीचे आ रहे हो या नहीं। अभिलाषा की आवाज में चेतावनी की आग थी। बेटी की बातों का उन पर बहुत गहरा असर हुआ। विवश होकर दोनों को नीचे जाना ही पड़ा और सभी ने नम आंखों से दादी को विदाई दी। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।